नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के जीव विज्ञान के पाठ 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास इस चैप्टर का नाम है दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, वंशागति या फिर आनुवंशिकता क्या होता है, इसको आप जान लीजिए। पहला टॉपिक जान सकते हैं, यहाँ वंशागति पूछा जाए या आनुवंशिकता पूछा जाए, दोनों बात एक ही है। इसी को देख लीजिए। यहाँ आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता। मतलब एक पीढ़ी से, जैसे आपके पूर्वज के जो लक्षण होते हैं वो आप में आ जाते हैं, तो वो उसी लक्षण को वंशागति या फिर आनुवंशिकता कहते हैं दोस्तों। आई होप आप इसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ देख लीजिए, विभिन्नता देख लीजिए क्या होता है। यहाँ देख लीजिए, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले अंतर को ही विभिन्नता कहते हैं। मतलब जो भी जीवधारियाँ हैं उनके बीच में जो भी भिन्नता पाई जाती है, मतलब भेदभाव पाई जाती है, अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, उसे ही भिन्नता कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, यह लैंगिक जनन में होता है। मतलब यह लैंगिक जनन में होता है। जैसे लैंगिक जनन में क्या होता है, नर होते हैं और मादा होते हैं। यहाँ दोनों का डीएनए देख लीजिए। पहले नर युग्मक निकलता है, नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक निकलता है। दोनों के युग्मक जब मिलेंगे तो युग्मनज बना देंगे। या युग्मनज के दौरान यहाँ देख लीजिए अलग होगा, यहाँ मतलब अलग हो जाएगा, यहाँ पर भिन्नता हो जाएगा दोनों से। इससे मतलब वो आप पहले से भिन्न हो जाएगा, पहले से अलग हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए अनुवांशिकी। अनुवांशिकी देख लीजिए, वंशागति एवं भिन्नता का अध्ययन की अनुवांशिकता कहलाती है। मतलब वंशागति एवं भिन्नता का अध्ययन ही वंशागति की अनुवंशिकी कहलाता है। मतलब क्या समझे यहाँ, वंशागति मतलब जो ऊपर वाला हेडिंग पढ़े हैं आप, जो अनुवंशिकता लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही वंशागति कहलाता है। उसको अभिन्नता को देख सकते हैं, जीवधारियों के बीच पाए जाने वाले विभिन्नता को भिन्नता कहते हैं। उसे इन दोनों को ही के अध्ययन को ही, मतलब इन दोनों को मिलाकर अनुवंशिकी कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए अनुवंशिकी क्या होता है। देख लीजिए अनुवंशिकी के जनक कौन है, देख लीजिए। अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मंडल, इसे ध्यान दीजिएगा। जो आनुवंशिकता का जनक है वो ग्रेगर जॉन मंडल है। देख लीजिए यहाँ देख लीजिए, इनका जन्म कब हुआ था। जन्म इनका 22 जुलाई 1822 में हुआ है। यहाँ प्रयोग देख लीजिए। प्रयोग इन्होंने मटर के पौधों पर किया था, जिसका प्रयोग इसने मटर के पौधों पर किया था। और ये रहने वाले जर्मनी के सिलिसिया ग्राम में थे। मतलब यह जर्मनी के सिलिसिया ग्राम में रहते थे। यहाँ देख लीजिए, यह कितने वर्ष के थे। ये तो यह 7 वर्ष के दौरान ही मटर पे प्रयोग कर दिया था इन्होंने। इस प्रकार इन्होंने मटर का, आगे हम मटर के अध्ययन को देखेंगे इनके। यहाँ देखिए दोस्तों, मेंडल के मटर के पौधे को क्यों चुना, मतलब मेंडल जो थे वो मटर के पौधे को ही क्यों चुने, इसी को देखना है। यहाँ देख लीजिए, मटर एक वर्षीय पौधा, मतलब मटर एक ही वर्ष में अपना वजन कर लेता है। मटर एक ही पौधा में उत्पन्न हो जाता है। यहाँ देख लीजिए दूसरा पॉइंट, मटर को बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। मतलब मटर जो है उसको गार्डन में, बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। यहाँ देख लीजिए, इसमें विप्यार्सी रूप भी पाए जाते हैं। मतलब देख लीजिए, इसमें विप्यार्सी रूप भी पाए जाते हैं। यहाँ देख लीजिए, यह विपर्यासी रूप है। विपर्यासी रूप में भी उपस्थित होता है, पाया नहीं जाता दोस्तों। इसमें विपर्यासी रूप में भी उपस्थित होता है। चौथा देख लीजिए, मटर का प्रयोग उभयलिंगी होता है। मतलब यह द्विलिंगी होता है। इसमें नर और मादा दोनों पाए जाते हैं, 2 जनक पाए जाते हैं। तीसरा देख सकते, चौथा पांचवा देख सकते हैं। 5वां पॉइंट है दोस्तों, मटर में स्वपरागण होता है। मतलब जो मटर होता है उसमें स्वपरागण क्रिया होता है। यहाँ 6वां देख सकते हैं, मटर का पौधा एक पीढ़ी से अनेक बीज, मतलब एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न कर देता है। मतलब जो मटर का पौधा होता है वो एक ही
पीढ़ी में बहुत अनेक बीज पैदा कर देता है। यहाँ देख लीजिए मेंडल ने 7 लक्षण वाले पौधे को चुना, मतलब मेंडल ने 7 लक्षण वाले पौधों को चुना। तो उसे वो कौन कौन से 7 पौधे हैं, 7 लक्षण वाले पौधे हैं, उसे देखिए। पहला ही देख लीजिए यहाँ हेडिंग लक्षण, प्रभावी, अप्रभावी। यहाँ देख लीजिए लंबाई रहेगा तो यहाँ प्रभावी में लंबा रहेगा, यहाँ लंबा रहेगा लंबाई में। यहाँ देख लीजिए लंबा, यहाँ देख लीजिए बौना होगा। जब यदि लक्षण इसका लंबाई दिखाएगा तो यह लंबा होगा, प्रभावी में और प्रभावी में होगा तो बौना होगा। बीज का आकार देख लीजिए, यदि प्रभावी में गोल रहेगा, अप्रभावी में झुर्रीदार रहेगा। प्रभावी में गोल रहेगा तो अप्रभावी में झुर्रीदार रहेगा, इसलिए याद कर लीजिए। बीज का रंग यदि पीला होगा प्रभावी में तो यहाँ अप्रभावी में देख लीजिए हरा होगा। यहाँ देख लीजिए पुष्प का रंग यदि बैगनी होगा, मतलब जो फूल होगा उसका रंग यदि बैगनी होगा तो यहाँ देख लीजिए अप्रभावी में सफ़ेद होगा। यहाँ देख लीजिए पुष्प की स्थिति क्या है, तो अक्षय अक्षय पुष्प की स्थिति यदि अक्षय रहेगा तो यहाँ अप्रभावी में देख लीजिए अंतय रहेगा। यहाँ देख लीजिए फली का रंग, मतलब जो फली का रंग होता है, फल का रंग होता है, वो यदि हरा होता है प्रभावी में तो यहाँ पीला होगा अप्रभावी में। यहाँ देख लीजिए फल का आकार यदि फूली हुई है, मतलब फूला हुआ है फल का आकार, जो फल है उसका आकार फूला हुआ है प्रभावी में, तो अप्रभावी में देख लीजिए सिकुड़ी हुई होगी। अप्रभावी में क्या होगी, सिकुड़ी हुई होगी। यदि प्रभावी में फूली हुई है तो अप्रभावी में सिकुड़ी हुई है। आई होप आप समझ चुके होंगे। हम चलते हैं अब नेक्स्ट पेज के ओर। हाँ तो दोस्तों यहाँ देखने वाले हैं हम मेंडल का नियम, प्रभाविता का नियम। पहला मेंडल का नियम तो देख लीजिए, मेंडल का नियम 3 होता है। पहला देख लीजिए प्रभाविता का नियम, दूसरा हो जाएगा पृथक्करण का नियम, और तीसरा हो जाएगा स्वतंत्रता अभिमन्यु के नियम। आई होप इसे तीनों को आप जान चुके होंगे। यहाँ पहला देख लीजिए, पहला नियम में क्या आता है, पहला नियम के अंतर्गत क्या क्या आता है। यह पहला नियम है प्रभाविता का नियम, ध्यान से समझिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह देख लीजिए, जब प्रभावी लक्षण का जीन तथा अप्रभावी लक्षण का जीन दोनों साथ में उपस्थित हो तो प्रभावी जीन वाला अपना लक्षण उपस्थित करता, मतलब जो अप्रभावी और प्रभावी लक्षण दोनों का जीन हो तब जो प्रभावी लक्षण होता है उसका लक्षण उपस्थित होता है, और अप्रभावी वाले लक्षण उपस्थित नहीं होता। जो अप्रभावी रहेगा उसका उपस्थित नहीं होगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ लंबा है, यह पौधा क्या है, जब कैपिटल रहेगा, कोई भी कैपिटल रहेगा, यहाँ कैपिटल लेटर रहेगा तो समझिएगा लंबा रहेगा। कोई भी यहाँ छोटा मतलब स्मॉल लेटर रहेगा तो वह समझ लीजिए बौना रहेगा। यहाँ देख लीजिए यह प्रभावी है, यह देख लीजिए अप्रभावी है। इसे आप देखिए, प्रभावी क्या है, प्रभावी में लंबा है, अप्रभावी में बौना है। यहाँ देख लीजिए, अभी यहाँ से निकलेगा एक टी यहाँ से निकल रहा है, एक टी यहाँ से निकल रहा है। इस प्रकार देख लीजिए, जब जो इस प्रकार देखेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए लंबा प्राप्त हो रहा है, और यहाँ देख लीजिए प्रभावी हो रहा है। देख लीजिए पहले हमेशा यही पहला वाला शो करता है, पहले कोई भी होगा वही शो करेगा, ये नहीं कि ये दूसरा देखेंगे। पहला देखेंगे, पहला देख लीजिए यदि कैपिटल आया तो बड़ा लंबा होगा, यदि पहला स्मॉल आया तो बौना होगा। इससे समझ सकते हैं आप प्रभावी होगा। देख लीजिए यहाँ दूसरा नियम देख लीजिए, पृथक्करण का नियम। जो पृथक्करण का नियम था मेंडल का, उसे देखिए क्या था। उसमें कारक कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक बनते समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चला जाता है, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ समझ सकते हैं, कारक कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक बनते हैं, मतलब जो जब कैपिटल टी स्मॉल टी युग्मक बनते हैं तो उसी बनने के समय आधे आधे पृथक होकर युग्मक में चले जाते हैं, जो युग्मक होता है उसमें चले जाते हैं, इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पहले ले लिया गया लंबा, यहाँ देख लीजिए बौना लग गया। जब कैपिटल रहेगा तो लंबा, स्मॉल रहेगा तो बौना। यहाँ देख लीजिए कारक है, यह कारक है, इसे ही कारक बोला गया। आप देख लीजिए इसमें से इसको तोड़ दिया गया 2 पार्ट में, इसको भी देख लीजिए तोड़ दिया गया 2 पार्ट में। तो यह देख लीजिए यह एक ही है, मतलब यह टूट कर एक युग्मक में चला गया, यह टूट कर एक युग्मक में चल गया। इस प्रकार यह 2 में
यह दो में विभाजित हो गया, पृथक हो गया, इसी को पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ पर भी जो कैपिटल टी टी है एक ही युग्मक में है, लेकिन यहाँ पर देख लीजिए यह इस युग्मक में चला गया और यह इस युग्मक में चला गया। इस प्रकार यह भी पृथक्करण हो गया, दोनों टी टी अलग अलग हो गया। यहाँ देख सकते हैं ना। तीसरा देख लीजिए स्वतंत्रता अभिमन्यु का नियम। देख लीजिए जब दो लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है, मतलब दो लक्षण को लेकर संकरण कराया जाता है, तो दोनों लक्षणों के जीन पीला गोल हरा झुर्रीदार स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं। मतलब पीला गोल हरा झुर्रीदार स्वतंत्र रूप से युग्मक में चले जाते हैं। यहाँ देख लीजिए कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई। यहाँ देख लीजिए स्मॉल आर आर स्मॉल वाई वाई। ये क्या है? यहाँ देख लीजिए यह नीला है, यह क्या है? यह पीला है और कैसा है? बीच गोल है। ये देख लीजिए यह हरा है तो कैसा है? झुर्रीदार है। यह प्रभावी है या अप्रभावी है? यहाँ देख लीजिए इसमें से एक आर निकलेगा एक वाई निकलेगा, इसमें से एक आर निकलेगा एक वाई निकलेगा। यहाँ से दोनों मिलेंगे तो एक आर बड़ा आर, यहाँ से बड़ा आर हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल आर हो जाएगा, यहाँ से बड़ा वाई हो जाएगा, यहाँ से छोटा वाई हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हुआ था देख लीजिए। यहाँ कैपिटल है तो कैपिटल रहेगा तो गोल होगा। यहाँ देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए वाई है तो वाई है तो पीला होगा। यहाँ देख लीजिए स्मॉल वाई है तो पीला होगा। और कैपिटल रहेगा तो यहाँ गोल रहेगा। पहला 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 अक्षर को देखना है दोस्तों। इस प्रकार आई होप आप तीनों नियम को समझ चुके होंगे। आपके बोर्ड पेपर में या फिर स्कूल पेपर में आएगा तो आप छाप कर आएंगे। हाँ तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए मेंडल का प्रयोग देख लीजिए। मेंडल का प्रयोग क्या था? यहाँ देख लीजिए मेंडल ने पहले एक संकर संकरण का प्रयोग किया। मतलब पहले मेंडल ने एक संकर संकरण का प्रयोग किया, फिर द्विसंकरण संकरण का प्रयोग किया। एक संकरण संकरण देख लीजिए क्या हुआ। जब मेंडल ने मटर के लंबे तथा बौने पौधे के बीच संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में सभी पौधा लंबा ही रहा। मतलब F1 पीढ़ी जो था उसमें सभी पौधा लंबा ही रहा, लेकिन जब F2 पीढ़ी का स्वपरागण कराया गया तो 3 पौधा लंबे तथा एक पौधा बौना भी प्राप्त होता है। मतलब जब उसका पुनः कराया गया स्वपरागण तो 3 पौधा जो था लंबा प्राप्त हुआ, एक पौधा जो था बौना प्राप्त हुआ। फिर इसे एक संकरण संकरण कहते हैं। इसे ही एक संकर संकरण कहते हैं। यहाँ देख लीजिए पहले लंबा है, यहाँ पहला F1 पीढ़ी है दोस्तों। यहाँ लंबा है, यहाँ देख लीजिए बौना है। तो यह लंबा कैसे है? कैपिटल कैपिटल है। यह बौना कैसे है? स्मॉल स्मॉल है। तो यहाँ देख लीजिए दोनों पृथक हो जा रहे हैं। यहाँ दोनों देख लीजिए दोनों दो भागों में पृथक हो गए। वहाँ पृथक का नियम समझे, वहाँ मेंडल के पृथक का नियम समझे। यहाँ देख लीजिए यह भी पृथक हो जा रहा है। अब यहाँ देख लीजिए यहाँ से एक टी निकल रहा है, यहाँ से एक टी आ रहा है। दोनों मिलकर इस कैपिटल टी स्मॉल टी बना रहा है। पहले देख लीजिए पहले बड़ा वाला लेटर रहेगा, जो भी रहेगा पहले कैपिटल वाला रहेगा। यहाँ देख लीजिए अब फिर पुनः इसी में से एक आ रहा है तो यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए कैपिटल टी, यहाँ से आएगा स्मॉल टी। यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर फिर आएगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो एक कैपिटल टी या स्मॉल टी। यहाँ देख लीजिए फिर यही यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। तो देख लीजिए स्मॉल टी कैपिटल टी। इस प्रकार आप देख सकते हैं सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए हैं। F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे देख लीजिए। इसमें भी स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी। जब कैपिटल रहेगा तो आप जानते हैं लंबा पौधा होगा। यहाँ देख लीजिए लंबा पौधा होगा। जब जब लंबा पौधा देख लीजिए जीन लक्षण प्रारूप देख लीजिए। यहाँ जब जीन लक्षण प्रारूप होगा तो यहाँ देख लीजिए 3:1 के होगा। 3:1 जीन प्रारूप का अनुपात 1:2:3 क्या होगा? 3 का होगा। यहाँ देख लीजिए इस F1 पीढ़ी में जो है सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे, इसे आप समझ गए। यहाँ देख लीजिए F1 पीढ़ी को ही जो हमें प्राप्त हुआ है उसी को पुनः संकरण कराया जा रहा है। F1 पीढ़ी का स्वपरागण कराया जा रहा है। जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त हुआ उसी का स्वपरागण कराया जा रहा है। तो देख लीजिए यही है, यही लंबा पौधा थे। यहाँ लंबा पौधा को लिख दिया गया है स्मॉल टी कैपिटल टी।
पुनः इसी लंबे पौधे को लिख दिया गया कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों को पृथककारी करा दिया गया पृथककारी नियम से। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से एक टी निकला, यहाँ से एक टी निकला, यहाँ से एक टी निकला, तो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा नहीं, स्मॉल टी कैपिटल टी बनेगा दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से निकलेगा तो स्मॉल टी, यहाँ से निकलेगा तो स्मॉल टी, यहाँ से देखिए कैपिटल स्मॉल टी, ये दोनों स्मॉल टी हैं। यहाँ पर होगा स्मॉल टी नहीं, स्मॉल टी और कैपिटल टी होगा दोस्तों। यहाँ देख लीजिए, यहाँ से ऐसे मिला। अब पूरा यहाँ से टी निकलेगा तो यहाँ से आएगा। यहाँ देख लीजिए, हम छोटा सा बना दे रहे हैं स्मॉल टी, पुनः कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको ऐसे अलग कर दे रहे हैं। टी 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 देखिए दोस्तों, यहाँ से एक निकलेगा तो यहाँ जाएगा, तो देख लीजिए यहाँ टी बचेगा, यहाँ का टी बनेगा, दोनों मिल गया। फिर पुनः इसी में से निकलेगा, पुनः इसी में जाएगा तो क्या होगा, फिर टी बनेगा, फिर एक टी बनेगा स्मॉल टी कैपिटल नहीं दोस्तों, इसमें जाएगा, इसमें इस अगले वाले में जाएगा तो स्मॉल टी और कैपिटल टी बन जाएगा। पुनः एक इसमें निकलेगा, इसमें जाएगा तो स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा। जो बड़ा वाला कैपिटल लेटर रहता है वो पहले रहता है, ध्यान दीजिएगा। फिर पुनः यहाँ से इसमें जाएगा तो हो जाएगा स्मॉल टी। आई होप अब समझ चुके होंगे आप, क्योंकि अब बढ़िया से बता दिए हैं। अब समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम पुनः इसको बता देंगे अलग वीडियो में। यहाँ जान लीजिए, मेंडल के संकरण का प्रयोग, संकरण का प्रयोग को जब दो लक्षणों को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है, मतलब जब दो लक्षण को एक साथ लेकर संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकरण संकरण कहते हैं। मतलब जब दो लक्षण होगा उसको एक साथ लेकर संकरण कराया जाएगा तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। देख लीजिए, बीज का आकार यदि गोल हो तो प्रभावी में गोल हो तो अप्रभावी में झुर्रीदार होगा। देख लीजिए, यहाँ गोल है, यहाँ झुर्रीदार का चित्र है। यहाँ देख लीजिए, बीज का रंग यदि पीला हो तो यहाँ अप्रभावी में हरा होगा। उसको यहाँ समझ चुके होंगे। तो यहाँ देखिए, कौन पीढ़ी में गोल और पीला, मतलब गोल रहेगा तो कैपिटल रहेगा, पीला रहेगा तो वाई रहेगा। जानवर कर रहे हैं आप, वो स्मॉल वाई रहेगा, स्मॉल वाई कर रहे हैं, सॉरी दोस्तों, कैपिटल वाई रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें देख लीजिए, एक आर निकल जाएगा, इसमें वाई निकल जाएगा। यहाँ तक समझ रहिए। यहाँ देख लीजिए, झुर्रीदार रहेगा तो स्मॉल आर रहेगा, और तो हरा रहेगा तो स्मॉल वाई रहेगा। इसमें से एक आर निकलेगा, इसमें से एक वाई निकलेगा। दोनों को जब कराएंगे तो यहाँ देख लीजिए, यह आर आ जाएगा, फिर पुनः यह आर आ जाएगा, फिर यह वाई कैपिटल वाई आ जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई आ जाएगा। इस प्रकार देख लीजिए, जब कैपिटल आर आएगा तो पीला होगा। देख लीजिए, पीला होगा, और कैपिटल वाई आएगा, यहाँ देख लीजिए, कैपिटल वाई आएगा तो पीला होगा, कैपिटल वाई आएगा तो पीला होगा, कैपिटल आर आएगा तो गोल होगा। इस प्रकार क्या प्राप्त हुआ, गोल और पीला प्राप्त हुआ। स्वपरागण कराने पर जो स्वपरागण कराया गया है उसमें गोल और पीला प्राप्त हुआ। ऐसे भी देख सकते हैं, स्वपरागण जो इसका या F2 पीढ़ी का जो स्वपरागण कराया गया था। यहाँ देख लीजिए, यह नर है, यह मादा है। इस प्रकार से इसको पृथक कर दिया गया था। यहाँ देख लीजिए, यह आर आ गया है, यह वाई आ गया है। युग्मक देख लीजिए, यह आर आ गया है, यह वाई आ गया है। फिर से पुनः यह आर आ गया है, यह वाई आ गया। देख लीजिए, फिर से पुनः यहाँ देख लीजिए, यह आर आ गया है, यह वाई आ गया है। मतलब इसको एक बार इसके साथ ऐसे करना है। पुनः अब यह खत्म हो गया तो इसको इसके साथ है, पुनः इसी को इसके साथ। देख लीजिए, हो गया। नहीं समझे आप, एक बार इसको इसके साथ आर नहीं, इसको इसके साथ आर वाई, फिर पुनः इसको इसके साथ हो जा रहा तो पुनः इसके साथ है, इसके साथ, ऐसे ही करना है। यहाँ वही बात यहाँ करो, भी देख लीजिए, यहाँ आर है तो आर वाई हो गया, आर है तो आर स्मॉल वाई हो जाएगा, फिर स्मॉल आर है तो स्मॉल आर वाई हो जाएगा, और फिर से यहाँ स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा।
इस प्रकार से दोनों को जब हम ऐसे ऐसे संकरण कराएंगे, ऐसे ऐसे संकरण कराएंगे, ऐसे ऐसे संकरण कराया जाएगा। हाँ, देख लीजिए दोस्तों, ऐसे ऐसे ही संकरण कराया जाएगा, लेकिन ये इसमें करना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए इसका चार्ट बनाया जाता है। चार्ट को हम बनाए नहीं हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाकर हम लगा देंगे चार्ट को। यहाँ देख सकते हैं, इसी प्रकार से चार्ट को बनाने में थोड़ा समय लगेगा। यहाँ देखिए दोस्तों, लिंग निर्धारण का क्रिया विधि, जो लिंग निर्धारण होता है मनुष्यों में, उसका क्रिया विधि देख लीजिए, उसका कैसे क्रिया विधि होता है। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या जो है 46 होती है। जो मनुष्य होते हैं उनमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है कितनी होती है? 46 होती है। 44 गुणसूत्र दैनिक या कायिक गुणसूत्र होता है, मतलब दैहिक या कायिक गुणसूत्र होता है 44 ठो। 2 गुणसूत्र जो होता है लिंग गुणसूत्र कहते हैं, मतलब 2 होता है जो गुणसूत्र, वही लिंग निर्धारण करते हैं। यहाँ देख लीजिए, नर में यदि हम नर में बात करें तो यक्ष वाई होता है गुणसूत्र, यहाँ मादा में करें तो यक्ष यक्ष गुणसूत्र होता है। यहाँ देख लीजिए, गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण, जो गुणसूत्र होता है उसके द्वारा लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो यहाँ देख लीजिए, यक्ष वाई कामा यक्ष यक्ष गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण किया जा रहा है। यहाँ देख लीजिए, मनुष्य तथा ड्रोसोफिला मक्खी में होता है, मतलब मनुष्यों तथा ड्रोसोफिला मक्खी में होता है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ मादा है तो मादा जनक है, यहाँ नर नर जनक है। यहाँ देख लीजिए, मादा में गुणसूत्र क्या होता है? तो यक्ष यक्ष होता है। आप देखें ऊपर, यहाँ नर में देख लीजिए यक्ष वायु होता है गुणसूत्र। इसे देख लीजिए गुणसूत्र। अब इसको पृथककारी नियम से पृथक कर देंगे, इसको भी पृथककारी नियम से पृथक कर देंगे। यहाँ से एक यक्ष निकलेगा, मतलब यहाँ से ऐसे निकलेगा तो इसके साथ जाएगा, तो यह यक्ष ऐसे आ गया तो यक्ष यक्ष बना लिया। यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आएगा तो इसमें पुनः जाएगा तो पुनः यक्ष, यहाँ से यक्ष, यहाँ से यक्ष, पुनः यहाँ से वाई बना लेगा। जी आपका फोन बज रहा है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, तो यहाँ से यक्ष निकलेगा, पुनः यहाँ से यक्ष निकलेगा, तो जब यक्ष यक्ष रहेगा तो मादा बनेगा। यहाँ देख लीजिए, यक्ष यक्ष रहेगा तो मादा होगा। यहाँ से देख लीजिए, यक्ष निकलेगा, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से यक्ष निकलेगा, यहाँ से यक्ष निकलेगा, तो पुनः यहाँ यक्ष यक्ष रहेगा तो मादा बनेगा। जी आपका फोन बज रहा है। देख लीजिए, तो दोस्तों यहाँ से यक्ष यक्ष निकलेगा, तो यहाँ से एक यक्ष, यहाँ से एक यक्ष, नर नहीं दोस्तों, यहाँ मादा रहेगा। देख लीजिए, यक्ष नहीं नर रहेगा। यहाँ देख लीजिए, यह गलत जगह मिल ही गया है। यहाँ से ऐसे रहेगा, इसमें रहेगा, एक बार इसको इसके साथ, एक बार इसी को इसके साथ रहेगा ना। तो देख लीजिए, यहाँ यक्ष वाई होगा तो यह नर रहेगा। यहाँ से पुनः देख लीजिए, एक यहाँ से निकलेगा, यहाँ से तो मादा प्राप्त होगा, पुनः देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आएगा तो नर प्राप्त होगा। आइए, आप समझ सकते हैं इसे। देख लीजिए आप दोस्तों, हाँ, आप समझ सकते हैं, जब नर और मादा में कराया जाता है गुणसूत्र द्वारा लिंग निर्धारण, तो क्या होता है? तो नर दो अनुपात 2 के भाग होते हैं। मतलब नर और मादा में 2 अनुपात 2 के भाग होते हैं। देख लीजिए, ये यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर यदि लड़का पैदा होगा तो यहाँ से होगा, पुरुष से होगा, यदि पुरुष से वाई निकलेगा, महिला से यक्ष निकलेगा, तभी यहाँ पर यक्ष वाई जब मिलेगा तभी लड़का प्राप्त होगा। यहाँ देख लीजिए, नर तभी प्राप्त होगा, यक्ष वाई। तो यदि लड़का से यक्ष निकला तो, और लड़की से यक्ष निकला तो लड़की प्राप्त होगी। इसे देख लीजिए, आप समझ सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे समझ सकते हैं आप। यहाँ पर देख लीजिए, जो पुरुष होता है, पुरुष का अधिक मतलब लड़का पैदा करने में भूमिका होता है, क्योंकि लड़का पैदा करने का गुणसूत्र जो होता है वाई गुणसूत्र, वह पुरुष में ही पाया जाता है, महिला में नहीं पाया जाता। महिला में सिर्फ लड़की पैदा करने वाली गुणसूत्र पाई जाती हैं। इसे समझ सकते हैं, यदि लड़का पैदा होगा तो पुरुष के माध्यम से होगा, यदि नहीं पैदा होता है तो पुरुष की गलती है। यदि लड़का पैदा होगा तो पुरुष के माध्यम से होगा। आई होप आप समझ चुके होंगे।
हाँ तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए समरूप अंग क्या होता है, इसे देख लीजिए। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न है, इसे देख लीजिए। वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा दिखने में भी समान लगते हैं, जो समान कार्य करेंगे तथा दिखने में भी समान लगते हैं, उत्पत्ति तथा संरचना भिन्न भिन्न होते हैं और उसकी बनावटी और संरचना जो होती है भिन्न भिन्न होती है, समरूप अंग कहलाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में देख लीजिए कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख। दूसरा देख लीजिए मटर का पौधा तथा चना के पौधा, यह एग्जाम्पल है, इसका उदाहरण है। इसे आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अब बोर्ड पेपर में पूछा जाता है। समजात अंग देख लीजिए, समजात अंग उत्पत्ति तथा संरचना के समान होते हैं, मतलब जो समजात अंग होते हैं वो उत्पत्ति और संरचना के समान होते हैं, एक ही समान में होते हैं तथा कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब जो इनकी क्रिया विधि होती है, कार्य होती है, वह उसमें अलग अलग होते हैं, उसे समजात अंग कहते हैं। समजात और समरूप अंग आप समझ चुके होंगे। यहाँ समजात के उदाहरण देख लीजिए, पक्षी का पंख तथा घोड़े का अग्रपाद। जो पक्षी का पंख होता है वह तथा घोड़े का अग्रपाद होता है, देख लीजिए पक्षी का अग्रपाद और घोड़े के पंख जो होता है उत्पत्ति संरचना में समान होते हैं, लेकिन इसका कार्य अलग अलग होता है। यहाँ देख लीजिए मेढक के अग्रपाद तथा पक्षी के पंख। आयोग का जिससे समझ चुके होंगे आप उदाहरण को। यदि आप हमारे पूरे वीडियो को देख रहे हैं और लास्ट तक बने हैं, हमारे वीडियो को समझ पा रहे हैं, तो आपके परीक्षा में कुछ आने वाला नहीं है। इस चैप्टर से जो भी आएगा इससे भी मतलब बाहर नहीं जाएगा, इस चैप्टर से बाहर नहीं जाएगा। जो भी इस चैप्टर से पूछा जाएगा आपके बोर्ड पेपर में या फिर स्कूल पेपर में, आपको यदि इसी प्रकार से महत्वपूर्ण चैप्टर पाना है और तो एकदम कंप्लीट चैप्टर पाना है, तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और तो वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट भी अवश्य कीजिए। अपनी प्यारी सी सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए दोस्तों। बाय दोस्तों, हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।